Hello students, today we are going to talk about developmental pathogenesis again. इससे पहले मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस पर ही. उसमें से एक था बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे और दूसरा था साइकोसोशल फैक्टर्स पे. आज हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल कॉजेज़ की. पिछले दोनों लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें से देख लीजिएगा. तो सबसे पहले बात करें कि पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है. पैथोजेनेसिस 2 वर्ड्स के साथ मिलके बना हुआ है, पैथोलॉजी और जेनेसिस. पैथोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द डिजीज एंड इट्स डायग्नोसिस, और जेनेसिस का मतलब है स्टार्टिंग या शुरुआत. किसी भी डिसऑर्डर की जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो जब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में तो वो कहलाएगी डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस. तो अब डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस के जो सोशियो कल्चरल कॉजेज़ हैं इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं. सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पैथोजेनिक सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, डिसऑर्डर एंजेंडरिंग सोशल रोल्स, और चौथा है सोशल चेंज इन अनसर्टेनिटी. इन चारों को हम एक एक करके स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से जो हमारे जीन्स इवॉल्व होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उसी तरह से हमारी सोसाइटी भी कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है. तो हमको जो सोसाइटी से चीज़ें मिलती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की वजह से मिलती हैं. यानी कि जो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे वो हमारे बिहेवियर में भी देखे जाएंगे. तो किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी में आप देखेंगे कि मोर और लेस जनरली उनका जो है पर्सनैलिटी एक कॉमन फैक्टर होगा, काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी. जैसे कि सभी हो सकता है कि क्वेश्चनिंग करने वाले हों या सभी जो है साइलेंटली ओबे करने वाले हों अधिकतर. तो ये हमको जो है कल्चर से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है. तो हमको सोसाइटी में रहने के लिए कंफर्म करना पड़ता है, सोसाइटी के रूल्स को मानना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे में एक सर्टेन सिमिलैरिटीज़ उस सोसाइटी में रहने की वजह से आ जाती हैं. फिर इसके साथ ही क्या होता है कि हर सोसाइटी में कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जो कि बेस्ड ऑन जेंडर हो सकते हैं, एज हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, एथनिसिटी हो सकती है, रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, फैमिली भी एक सब ग्रुप है सोसाइटी का. तो फिर इनकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है. जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जेंडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्वेश्चन नहीं करेगा, जो उसको बोला जाएगा करेगा. तो वो उस पर्टिकुलर जेंडर में वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी, दूसरे जेंडर में नहीं आएंगी. पर्टिकुलर सोसाइटी में क्लास होती है, हर सोसाइटी में कि अपर क्लास है कि ये लोअर क्लास है. तो जो है अगर ऑपरेशन हो रहा है लोअर क्लास का या अपर क्लास जो है वो उतनी फिज़िकली एक्टिव नहीं है, तो फिर उस टाइप के चेंजेस उस पर्टिकुलर सब ग्रुप में देखने को मिलेंगे. रिलीजियस बिलीफ का बहुत इम्पैक्ट होता है. तो जो रिलीजियस बिलीफ हैं लोगों के, उसके हिसाब से फिर उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं और साइकोलॉजिकल सेटअप में भी आते हैं चेंजेस. अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी कैनिबलिज्म को प्रमोट करती है, कैनिबलिज्म मतलब आदमखोर, इंसानों को खाना, तो अगर वो सोसाइटी उसको ठीक मानती है तो उसके सोसाइटी के हर मेंबर को वो बात ठीक लगेगी, क्योंकि उसने उस सोसाइटी से में रह के यही सीखा है. और कोई सोसाइटी ऐसी हो सकती है कि वो जो है टोटली वेजिटेरियन हो, वो भी पॉसिबल है, तो वो तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी बात को. इस तरीके से सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. और इनफैक्ट अगर सच्चे तरीक़ों से देखा जाए तो हर इंसान की जो पूरी लाइफ है वो एक रोल से दूसरे रोल, दूसरे रोल से तीसरे रोल, तीसरे से चौथे रोल में चेंज होती रहती है. और कई बार क्या होता है कि हम साइमल्टेनियसली कई रोल एक साथ निभा रहे होते हैं. जैसे स्कूल में जो है कोई टीचर हो सकता है, घर में फादर हो सकता है, फिर जो है सोसाइटी में हो सकता है कि वो रिलीजियस प्रीचर भी हो. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल भी हो सकते हैं. तो अगर ये रोल आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो उससे भी जो है पैथोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, अगर वो कंपैटिबल रूल्स नहीं हैं. तो ये सारे फैक्टर्स जो है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं. तो जो एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की वो
एक सर्टेन ग्रुप से और सब ग्रुप से होती है, जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो पैथोजेनेसिस होगा। अगला जो है फैक्टर है पैथोजेनिक सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। इसमें ये देखा गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है पैथोजेनेसिस पे। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि पैथोजेनेसिस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इन्वर्स कोरिलेशन है, मतलब उल्टे चलते हैं। यानी कि अगर जो है सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोअर है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पैथोजेनेसिस की कंपेयर टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये देखा गया कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें 3 टाइम्स हायर केसेस होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कंपेयर टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अनदर एग्जाम्पल, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में डिप्रेशन भी बोलते हैं, तो कंपेयर टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैं उनमें जो है 50% ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं डिप्रेशन के। सो इस तरह से जो सोसाइटल इन्फ्लुएंस है रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो भी पैथोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा फैक्टर होता है डिसऑर्डर एंजेंडरिंग सोशल रोल्स। अब इसमें यह है कि हमारी सोसाइटी हर इंसान से कुछ स्पेसिफिक रोल्स एक्सपेक्ट करती है जो हमें करने पड़ते हैं। तो अगर हम जब वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं और उस ड्यूटीज़ में जो हमको करना है वो करने से हमें साइकोलॉजिकल एडवर्स इम्पैक्ट मिलेंगे तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल सोल्जर्स। अब हर आदमी सोल्जर बनने के लायक तो होता नहीं है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर वो सोल्जर बन गया और सोल्जर बनने के बाद में उसको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हो सकता है जिसके लिए कि वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड ना हो, साइकोलॉजिकली वायर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल किलिंग पीपल, सोल्जर हैं तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका मेंटल सेटअप ऐसा नहीं है इंसान का, उसकी बेसिक पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। तो अब उससे जो है उसको जो एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे उसका जो है असर उसको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसा देखा गया है कि वॉर से आने के बाद में या एडवर्स सिचुएशन, वॉर नहीं भी हो, इवन जो एडवर्स कंडीशंस में जहाँ पे किलिंग्स हो रही हों या लोग बाग अपाहिज हो जाते हैं, उन सिचुएशंस के बाद में कई सोल्जर्स में PTSD के सिम्टम्स पाए जाते हैं। यानी कि वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से उनको वो करना पड़ रहा था। सो इस तरह से सोसाइटी अगर हमको ऐसे रोल दे रही है जिसके लिए हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो पैथोजेनेसिस होगा, एंड दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर इंजीनियरिंग सोशल रोल्स। और लास्टली जो है हमारा है सोशल चेंज एंड अनसर्टेनिटी। अब सोसाइटी तो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, कभी भी जो है स्थिर नहीं रहती है, तो हमको बार बार नए नए एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, करने ही पड़ेंगे। तो अब ये जो कॉन्स्टेंटली जब हम अपने में चेंजेस ला रहे हैं ये हमारे में जो है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लाएंगे, जो कि कई बार कंसिडरेबल भी हो सकता है, काफ़ी इतना हो सकता है कि हम हो सकता है उसको बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, पॉसिबल है। तो जैसे अर्थ के जो है रिसोर्सेस हैं वो कंज्यूम होते जा रहे हैं, वो कंज्यूम होंगे तो हमको अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और चेंजेस लाएंगे तो फिर जो है हमारे पे स्ट्रेस आएगा। एक सेटल्ड लाइफस्टाइल है, एक सेटल्ड जो है हमारा ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, उसमें आप चेंजेस लाओगे तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तो स्ट्रेस तो आएंगे। तो ये चेंजेस कई बार जो हम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से भी लाते हैं, कई बार इनके भी जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं। जैसे कि आपने ये सोचा कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ करेंगे उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन नई जो है प्रॉब्लम आने लग गई। फॉर एग्जांपल पहले जो है घोड़े पे ही चलते थे सब, तो स्पीड बहुत कम होती थी, तो अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो लोकोमोटिव्स बनाए गए, ट्रेनें बनाई गई, बसेस बनाई गई, व्हीकल्स बनाए गए डिफरेंट तरीके के, तो उसमें फॉसिल फ्यूल जलने लग गए। अब फॉसिल फ्यूल जलने लग गए तो हमारी स्पीड तो बढ़ गई, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, लेकिन जो है प्रदूषण होने लगा, जो पॉल्यूशन है वो होने लगा। अब पॉल्यूशन जो है
एक ऐसी चीज़ आ गई जो हमने सोची नहीं थी जब हम जो है स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो इस तरह जो है हम नई नई चीज़ें जो है करते रहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उससे नई नई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। तो इससे भी जो है पैथोजेनेसिस हो सकता है। तो वो इस कैटेगरी में आएगा कि सोशल चेंज इन अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे आज के 4 फैक्टर थे जो सोशियो कल्चरल कॉजेज़ के अंडर में आते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और नई जानकारी मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, मेरे लिए आपका फीडबैक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।